A very warm welcome to you all in my YouTube channel DP Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का स्टडी कर रहे थे, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और लास्ट की क्लास में हमने मोमेंटम के बारे में स्टडी किया था। आज हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, उसको जानने से पहले मैं आपको एक बार मोमेंटम को रिकॉल करा देना चाहती हूँ, जो मैंने लास्ट के क्लासेस में आपको बताया था कि मोमेंटम जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी के मास प्लस वेलोसिटी दोनों पे ही डिपेंडेंट होता है। P इक्वल्स टू mv हमने लास्ट की क्लास में स्टडी किया था। आज हम उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। ये तो मैंने आपको लास्ट की क्लास में ही बताया था कि जो हमारा कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हम किसी बॉडी पे लगाते हैं तभी उस बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। तो वही चीज इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मोमेंटम हमारा होता है वो हमारा किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स पे। मतलब जो मोमेंटम हमारा होता है वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? फोर्स पे। कितना फोर्स लगाया जा रहा है और किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है उस पे हमारा डिपेंड करता है मोमेंटम। अब हम लोग सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है वो m है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है। it moves with a uniform acceleration a and achieves the final velocity v in time period t। मास बॉडी का m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। एक्सेलरेशन जो हमारा हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी कितनी है? a है, और टाइम पीरियड हमारा t है। तो हमने लास्ट की क्लास में मोमेंटम पढ़ा था कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी होता है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी। अब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होता है उसे हम p1 से डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू mu, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है। और फाइनल मोमेंटम जो हमारा हो जाएगा उसे हम p2 से डिनोट करेंगे, जो कि हमारा फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो हमारा हो जाएगा वो p2 इज इक्वल्स टू mv हो जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। अब जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वैसे ही हम चेंज इन मोमेंटम में निकालेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे फाइनल जो मोमेंटम है हमारा mv है और इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा वो mu है। यहाँ से हमारा m कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा v माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया जो कि हमारा m, ब्रैकेट में v माइनस u आया। अब जहां पे रेट आ जाता है वहां पे मतलब क्या हो जाता है कि हम टाइम वाले फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारा हो जाएगा वो m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन टी वाला फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने स्टडी किया किस पे डिपेंडेंट होता है? अप्लाइड फोर्स पे। कितना फोर्स बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है उस पे हमारा मोमेंटम डिपेंड करेगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के। तो फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन टी। अब जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारा v माइनस यू हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन टाइम फैक्टर आ जाता है तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ बताया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हमारा है वो v माइनस यू अपॉन टी है, जो कि हमारा एक्सेलरेशन है। तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमने जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन का ये साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा जो कि हमारा है k है। ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? m a के। इफ द फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second square in the body of 1 kg mass, the value of the k is 1. So F is equals to ma। यहाँ पे अगर बॉडी को हम आइडल कंडीशन पे 1 kg का सपोज करते हैं मास जो है, और वेलोसिटी उसकी 1 m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो k हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फोर्स होता है उससे हम बेसिकली ma से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू ma।
अब हम लोग डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ हमारा वही हो गया बेसिकली कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स से कितना फोर्स बॉडी में अप्लाई किया जा रहा है। और जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है वो दो फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, मतलब मास ऑफ द बॉडी पे और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे, जो कि हमने मोमेंटम के बारे में स्टडी किया था। उसी मोमेंटम की मदद से हमने F इज इक्वल्स टू ma डिराइव किया। तो हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन एफर्ट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन द बॉडी ऑफ मास m। फोर्स हमारा एक तरह से वो एफर्ट होता है, वो पुश या वो पुल होता है जो कि किसी बॉडी पे लगाया जाता है, जो कि एक्सेलरेशन a, बॉडी में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करता है, जिस बॉडी का मास हमारा m है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। ये हमारा क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू a होता है। SI यूनिट क्या होती है मास की, हमारी kg होती है, और SI यूनिट एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो जो हमारी फोर्स की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फोर्स के बारे में। अब जो हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको हम इक्वल टू में करके एक यूनिट कंसीडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन। मींस फोर्स की हमारी बेसिकली दो यूनिट्स होती हैं, या तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें, या हम इसको इक्वल्स टू 1 न्यूटन के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा 1 न्यूटन फोर्स होता है, इट इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो 1 न्यूटन जो फोर्स हमारा होता है बेसिकली वो फोर्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन कितने का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का किसी बॉडी में, जिस बॉडी का मास हमारा कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन के सेकेंड लॉ एंड फोर्स के बारे में। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो बेसिकली क्या है, सेकेंड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है एक तरह से। कैसे, ये हम ये इसमें जानेंगे कि द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक, अभी हमने स्टडी किया। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि हम कोई भी फोर्स बॉडी में नहीं लगा रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। अब जब हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसका मतलब क्या है, द बॉडी विल ईदर मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्वियस ही बात है, इसमें जो हमारा F इज इक्वल्स टू ma है, अगर हम बॉडी में सपोज कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा F क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब F हमारा जीरो हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बॉडी कोई मूव नहीं कर रही है। तो जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो रेस्ट, बॉडी मूव नहीं करने का मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और यही चीज जो हमारा होता है वो क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो स्टडी किया था कि अगर बॉडी हमारी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर बॉडी हमारी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी। उसका चेंज तब तक चेंज नहीं होगा, मतलब उस बॉडी का स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। और अगर जो हमारा सेकेंड केस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, अगर उस केस में हमारा फोर्स जीरो हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब वो वही चीज निकल के आ जाएगा क्या, कि हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, अगर फोर्स जीरो होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा न्यूटन सेकेंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक तरह से कॉन्सिक्वेंस ही हो जाएगा। वही चीज इसमें बताया गया है। दस वी कैन से दैट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसा है कि ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे कॉन्सिक्वेंस है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, जो कि हमारा क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
तो आज की क्लास में हमारा बस इतना ही था। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया है। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट की क्लास में। तो नेक्स्ट की क्लास प्लीज मिस मत करिएगा। एंड अगर आपको ये लेसन्स में कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।